हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां से निकली है सहायक लेखाकार की भर्ती। ठीक है, तो ये भर्ती जो निकलती है सहायक लेखाकार की, एक आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से भी निकलती है, और एक ये निकली है आपकी यूपी पीसीएल की। ठीक है, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि समूह ग की जो आपकी ये पोस्ट होती हैं सहायक लेखाकार। ठीक है, तो इनका जो है आपका फॉर्म आया हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं। कितने पोस्ट हैं इसमें तो मैं अलग अलग बता दे रही हूँ यहाँ पे, जैसा कि आपको नोटिस में दिख रहा होगा। ये आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलती है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, वो है। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए जो है 79 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस भी इसमें है, ईडब्ल्यूएस के 18 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 47, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 37 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 5 सीट है। पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे को यहाँ कवर कर लूँगी। सारे वीडियो जो है थोड़े से छोटा ही होगा, बहुत बड़ा नहीं करूँगी। सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हर भर्ती में लिखा रहता है कि रिक्तियों को जो है अगर बढ़ाने या घटाने का कोई भी ऐसा काम होता है तो वो जो है इसका अधिकार जो है यूपी पीसीएल के पास है। ठीक है, वो जो है भर्ती को आवश्यकता के अनुसार घटा व बढ़ा भी सकती है, जैसा कि हर भर्ती में लिखा होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे इसमें आवेदन करेंगे उनके पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, आरक्षण का लाभ इसमें केवल जो है जो कि यूपी के राज्य के मूल निवासी होंगे उनको ही यहाँ पे दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ उनको ही मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये भी जानिए कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो एक से अधिक पालियों में और दिवसों में परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन जो है यूज़ किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कोई भी भर्ती परीक्षा होती है, अगर एक से अधिक पालियों में हो रही है या फिर अधिक दिवसों पर हो रही है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। ये सारी चीज़ें अब आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए वेतनमान की बात कर लें तो लेवल इसका 5 है। ठीक है, 29,800 से लेकर 94,300। ठीक है, तो जितने भी यूपी पीसीएल के अनुसार जो होते हैं उस तरह से ये दे होंगे। ठीक है, इतना जानिए कि लेवल जो है इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है वो आपका इसमें 5 है। ठीक है, अर्हता की बात करें कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि आपका सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उसमें जो है उनके पास कॉमर्स से ग्रेजुएशन हो। ठीक है, वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, यानी कि वाणिज्य में स्नातक डिग्री उनके पास होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भर्ती जो है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए है, जो आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो भर्ती है। आयु की बात करें तो 1/7/2022 को न्यूनतम यानी कि मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि आयु में छूट भी अनुमन्य है। ठीक है, तो इसमें आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो इन लोगों के लिए जो है आयु सीमा में छूट जैसे कि होती है वैसे कि इसमें भी दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको मैं बताती हूँ। चलिए, चयन प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7वां नंबर इसमें पॉइंट दिया हुआ है चयन प्रक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा जिसमें जो है इस सिर्फ लिखित परीक्षा को देने से ही जो है आपका चयन सुनिश्चित नहीं होगा। ठीक है, उसके आधार पर जो है चयन इसमें होगा। अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा, ये जो है आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, 2 भाग में यानी कि 2 आपका जो है पार्ट में इसका पेपर होगा। पहले भाग में 50 प्रश्न होंगे और दूसरे भाग में जो है 150 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 50 क्वेश्चंस, दूसरा पार्ट आपका 150 क्वेश्चन। समझते जाइएगा, बस खाली पॉइंट सारे लिखे हुए हैं। अब देखो प्रथम भाग यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ देख लेना आप लोग। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाते हुए चल रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जो पहला भाग है ना, ये आपका जो है डोए का जो है ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 50, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 यानी कि 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्क कट कर लिया जाएगा, जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये आपके 50 नंबर का जो ये पेपर होने वाला है, तो इसमें क्या होगा कि
आपको इसमें 50% मतलब बेसिकली ये पेपर जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज का है, ठीक है। जैसे आप जो ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम देते होंगे तो उस तरह से आपको यहाँ पे पहले 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो कि पहला भाग होगा। इसमें आपको 50% नंबर लाना ही लाना है नेगेटिव मार्किंग होने के बाद, यानी कि 50 क्वेश्चन हैं अगर, तो आपको उसमें 50% नंबर लाना ही होगा। अगर आपके 50% नंबर नहीं आते हैं इसमें तो क्या होगा, तो आपकी जो दूसरे भाग की जो कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि सेकंड कॉपी चेक कराने के लिए आपको फर्स्ट पेपर में 50% नंबर लाना ही होगा। तो 50% कितना हो गया, 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। चलिए, अब दूसरे भाग में क्या क्या आएगा। दूसरे भाग में आपका जो है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी होगा, अरिथमेटिक होगा, थर्ड आपका है अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स है, ठीक है। ये आपका जो है कंफर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। अब देखो पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है इसमें। अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, आप चाहना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, bills of exchange, self-balancing ledgers and sectional balancing, capital and revenue, receipts and payments, income and expenditure accounts, depreciation, reserve and provisions, branch and departmental accounts, double account system, bank reconciliation, statement, rectification of errors, balance sheet formats and क्लासिफिकेशन। उसके बाद से आपका जो सेकंड इसमें टॉपिक है वो है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का। इसमें जो पॉइंट्स है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन है, राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर्स है। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स, प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटिंग टू TDS एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है इसका, मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। चलिए, क्लियर है। चलिए, ये आपका सिलेबस हो गया। चलिए, अब आप ये भी जान लीजिए कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें जो आपका कंप्यूटर यानी कि जो पार्ट 1 का पेपर था उसके मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं परीक्षा स्थान का। तो परीक्षा स्थान इसमें जो दिया हुआ है वो लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी शहर दिए हुए हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो उसके हिसाब से जो है आपके परीक्षा के स्थान को बदला या फिर बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया जा सकता है, जैसे भी बच्चे होंगे उस हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो पहले क्या है कि इसमें जो है लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में घोषित जो अहर्य अभ्यर्थी होंगे इनकी सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के अनुसार जो है उनके जो भी श्रेणीवार रिक्तियाँ होंगी 2 गुने अभ्यर्थियों को अभिलेख की जांच हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं कि लिखित परीक्षा जो होगी इसके प्रथम भाग में जो घोषित होंगे जो कि अहर्य अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग से प्राप्त अंकों की, मतलब जैसे सेकंड आपका पेपर हुआ उसमें जो आपके ऊपर से जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 2 गुने जितनी सीट्स हैं आपके जो है रिक्तियां हैं जितनी श्रेणीवार उनके 2 गुने यानी 2 टाइम्स अभ्यर्थियों को जो है अभिलेखों की जांच हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आपके पास EWS है तो इसमें आपका जो प्रमाण पत्र है दिनांक 31/3/2022 के बाद का होना आवश्यक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको मेंशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग फिर देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश के अगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो ₹826 देना है प्रति आवेदन GST सहित। सेकंड है, अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं उत्तर प्रदेश के EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको ₹1180 देना है प्रति आवेदन GST सहित है। उत्तर प्रदेश के अगर विकलांग अभ्यर्थियों के लिए हैं आप तो इसमें आपको सिर्फ प्रक्रमण शुल्क देना है जो कि ₹12 प्रति आवेदन है, ठीक है। चलिए, अब देख लीजिए कि आवेदन शुल्क आपको देना कैसे है। आपका ऑनलाइन भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से भी जो है इसका आवेदन मतलब जो है चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से आपका जो है फ़ीस सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें वेबसाइट दी हुई है www.uppcl.org, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी बैंक के चार्जेस होते हैं नॉर्मली वो आपके अलग से लगते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप जो है देख ही सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं यहाँ पे।
और इसके बाद से कुछ अन्य विशेष सूचनाएं हैं जो कि यहाँ पे ली हुई हैं। एक हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगर हेल्प डेस्क आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ मेल कर सकते हैं। देख लीजिएगा आप, हेल्प डेस्क है आपका 1222aa@gmail.com। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां हैं 8/11/2022 से 28/11/2022, यानी 28 नवंबर तक आप कर सकते हैं। और आपको जो भी पेमेंट करना है नेट बैंकिंग के द्वारा वो आप कर सकते हैं 28/11/2022 तक। अगर आपको चालान के माध्यम से जमा करना है तो वो आप 30/11/2022 तक कर सकते हैं। ठीक है, और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो भी आपको यहाँ बता दिया गया है। जो अवधि है वो बताई गई है जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सचिव विद्युत सेवा आयोग, तो ये आपका जो है नोटिफिकेशन है। यहाँ पे दिया गया है किस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन जो है करी जाती है, उसका एक मेथड है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जो है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो इस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन, ये उसका एक फॉर्मूला है जिसको यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने लगभग जो ज़रूरी थी वो बता दी हैं। ठीक है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, तिथियाँ देख लीजिएगा। फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट कर दिया गया है, 28 नवंबर तक है, तो फॉर्म को ज़रूर से फिल कर लें अगर आप ग्रेजुएट हैं, वो भी वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगर कोई वैकेंसी आती है या फिर अदर किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।